Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 6। और इस लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करेंगे। सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो हमें ये दिया है कि आपको एग्जांपल लेना है। क्या लेना है डियर स्टूडेंट? एग्जांपल। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, लेकिन सिमेट्रिक हो। सेकेंड पार्ट इसका दिया है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों ना हो लेकिन ट्रांजिटिव हो। जो थर्ड है वो दिया है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। और इस तरह आपके 5 पार्ट्स इसमें दिए हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे। लेट आर आई क्या है? एक रिलेशन है। किस सेट पे? ऑन अ सेट ए। मैं मान लेता हूं ऑन अ सेट ए। तो ऑन अ सेट ए मतलब ए से ए डिफाइन होगा। तो फिर ए क्या है? वेयर हम लोग ए लिख देते हैं। ए क्या है? ए मैंने माना है सपोज 1 2 3, आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, कुछ भी जो भी आपको मन करे। आपको बस ऐसा एग्जांपल लेना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास क्या आ चुका है? ए बराबर 1 2 3। अच्छा, आप कहोगे सर आपने आई के ले लिया। मैं बता देता हूँ, आई हमारा रन करेगा क्योंकि हमें 5 एग्जांपल्स देने हैं। तो आई हमारा क्या होगा? 1 से लेकर 5। तो जब मुझे इसका एग्जांपल लेना होगा तो मैं इसको 1 कर दूंगा, इसका 2। तो हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब फर्स्ट वाले का मैं सॉल्यूशन करता हूँ। सो फर्स्ट वाले में बोला है डियर कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, लेकिन सिमेट्रिक हो। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बनाते हैं। तो R1 को मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइंड एज लाइक दिस। तो सबसे पहली बात देखिए, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 एंट्री नहीं लेनी है हमें, ठीक। और सिमेट्रिक बोला है, हो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 2 कर देते हैं और 2 1 कर देते हैं। 1 2 और 2 1, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें 1 3 3 1 कर सकते हैं, है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल बन जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा हमारे पास एग्जांपल बन जाएगा। अब देखिए ये सिमेट्रिक है, क्यों? क्योंकि 1 2 है, ए भी है, तो बी ए होना चाहिए 2 1। अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजिटिव क्यों नहीं, तो आप बताओगे 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं। अच्छा, सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। सेकंड वाले में बोला है डियर कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो। ध्यान रखिएगा, ना रिफ्लेक्सिव हो ना सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव हो। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है। और उसके बाद मैं ले लेता हूं 2 3। तो देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि हमें ट्रांजिटिव तो बनाना है। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 इज नॉट देयर। अब इसके बाद साथ ही साथ हमें क्या करना था? सिमेट्रिक ना हो। तो सिमेट्रिक ना होने का मतलब 1 2 है, लेकिन देखिए 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं। तो आप एक एग्जांपल लिख के बता सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 है, 2 3 से रिलेटेड है, तो हमारे पास 1 3 है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए? बोला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एंट्रीज 1 1 2 2 और 3 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक होना है तो यहाँ पे अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 भी आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक होना है ना। तो 1 2 है तो 2 1 भी आपके पास आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब 1 2 है, 2 1, तो मैं काम करता हूँ 2 3 और ले लेता हूँ। तो चूंकि ये सिमेट्रिक बनना है इस रिलेशन को, तो हमारे पास 3 2 भी होना चाहिए। अब इसको मैं यहीं पर रोक देता हूँ। अब कहेंगे सर एक बात बताइए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, लेकिन इसमें होता ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या ट्रांजिटिव नहीं है? आंसर है नहीं है। क्यों? मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सिंस अगर आप ध्यान से देखिए 1 2 इज देयर, 1 2 इज इन R3 एंड 2 3 इज आल्सो इन R3, बट 1 देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 3 इसमें नहीं है। यू कैन चेक 1 3 इज नॉट देयर। तो 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए फोर्थ फिफ्थ भी देख लेते हैं हम लोग।
सो फोर्थ में क्या बोला है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो एक काम करते हैं, R4 दैट इज 4। तो पहले हम क्या बनाते हैं डियर, पहले हम लोग बनाएंगे इसको रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सवाल उठता है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, देखिए 1 1 है, अब 1 के साथ मैं 2 लिख देता हूं। सो अगर आप ध्यान से देखो 1 1 है, फिर 1 के साथ 2 रिलेटेड है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है तो ट्रांजिटिव तो है। 1 1 2 2 3 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन यहाँ पे 2 1 नहीं है। 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं। तो ध्यान रखिएगा 1 2 तो है R3 में, R4 में, बट 2 1 इज नॉट देयर, सो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब आइए फिफ्थ वाले में। सो द फिफ्थ वन इज it should be reflexive, it should be transitive and symmetric but not reflexive। तो चलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होना लेकिन सिमेट्रिक होना, तो इसमें तो आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपल पहला एग्जांपल आपको याद है ना, एक वॉइड रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो वॉइड रिलेशन में क्या था, वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। तो आप इसको 5 लिख सकते हैं। सिंपल ऐसा रिलेशन डिफाइन कीजिए उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर ना है। या आप कोई भी सिंगलटन सेट ले सकते हैं, जैसे 1 1 के साथ आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, है ना। कोई भी सिंगलटन सेटअप अगर आप लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव। मैंने रीजन आपको बताया था ना। अच्छा सिमेट्रिक, लेकिन हाँ सॉरी, सिमेट्रिक होने के लिए देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो ये एग्जांपल तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, सॉरी। तो आप 5 ले सकते हैं, सिंपल। आप क्या ले लीजिए 5। बड़ा एग्जांपल क्यों लेना, हमें पता है 5 एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। अच्छा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, याद आ रहा ना, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं। अच्छा सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि कंडीशन क्या थी, अगर ये भी हो तो हम चेक करते थे भी ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। मैंने आपको रीजन बताया हुआ है, इफ P is false P implies Q is true। अच्छा ट्रांजिटिव क्यों है, वही रीजन, P is false। अच्छा भी आप कहते सिंगलटन ले लीजिए तो क्यों नहीं होगा, देखिए सिंगलटन अगर 1 2 लेते हो तो ये ट्रांजिटिव तो हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं, बट इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा ये क्या आपका ट्रांजिटिव है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। So come to the next question. Question number 11. So in question number 11, we have given show that the relation R in the set A. तो relation जो define है वो on a set A, मतलब it is defined from set A to set A। तो जहां पे A क्या है, A को define किया गया है, it is the set of points in a plane। It is the set of points in a plane। ये प्लेन में जितने पॉइंट्स होंगे, जैसे अगर आप ये व्हाइट बोर्ड को एक प्लेन मान लीजिए तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक कलेक्शन। अच्छा आगे क्या दिया है, गिवन बाय इसको डिफाइन किया गया R इक्वल्स टू PQ। क्या डिफाइन किया गया, PQ, सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको एक ही लाइन लिख देता हूं, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q की दूरी कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। तो ये हमें दिया है, दैट मीन्स अगर दो पॉइंट्स, सपोज एक हमने ले लिया P, एक हमने ले लिया Q, एक हमने ले लिया P और एक हमने ले लिया Q, ठीक है। तो ये अगर ओरिजिन है, ये क्या हमने माना ओरिजिन, तो इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या होंगी, सेम। PQ कैसे पॉइंट्स हैं, PQ हमारे रिलेशन सेट में तब आएंगे जब इन दोनों पॉइंट्स की दूरी ओरिजिन से, दैट मीन्स OP इज इक्वल्स टू OQ हो जाए, तब ये हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। और जितने भी पॉइंट्स है प्लेन में ये हमारे सेट ए में हैं। अच्छा आगे क्या बोला है, आगे बोला है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P which is not 0 0, मतलब दैट इज ओरिजिन नहीं है, ये आपका ओरिजिन नहीं। तो इससे जितने भी पॉइंट जो रिलेटेड हो, इनसे जितने भी पॉइंट जो इससे रिलेटेड हो, रिलेटेड होने का मतलब इसकी दूरी ओरिजिन से, और जो हम पॉइंट लेंगे, सपोज हमने ले लिया T, एक पॉइंट ले लिया है ना, तो OT और OP दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो कहने का मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हो, पी से, जो पी से रिलेटेड हो, इट इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, विद ओरिजिन एज सेंटर। दिया ये एक्चुअली में कि जो भी हम पॉइंट लेंगे, ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लीजिए जो इसके साथ रिलेटेड हो। इसके साथ रिलेटेड होने का मतलब क्या कि ओटी बराबर ओपी। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, बोला है कि एक सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे जो पी से पास होगा और जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। तो चलिए इसको तो अभी हम लोग बाद में, इसका सेकंड पार्ट है, इसको लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट जो है हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज हमें शो करके दिखाना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिविटी से। रिफ्लेक्सिविटी याद रखिएगा, हमारे रिलेशन सेट में कब आएंगे, जब इनकी दूरी ओरिजिन से, दो पॉइंट्स की दूरी ओरिजिन से अगर सेम, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ दीज टू पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन आर सेम, देन दे बिलोंग टू द आर, बिलोंगिंग टू द आर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम एक काम करते हैं, हमें अगर रिफ्लेक्सिविटी दिखाना मतलब हर पॉइंट खुद से रिलेटेड हो, तो ये तो उसमें बोलने में क्या दिक्कत है। मान लेते हैं कि 2 यूनिट्स है, मान लेते ओपी 2 यूनिट्स है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी। क्या प्रॉब्लम है भाई, किसी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से वही पॉइंट की दूरी ओरिजिन से सेम ही तो होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली, अब कुछ लिखना नहीं है, फॉर एनी पी, मतलब फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, फॉर एनी पॉइंट इन द सेट ए, हमारे सेट ए में, ठीक है, इन सेट ए वी हैव, चलिए पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी, फॉर एनी पॉइंट पी इन ए वी हैव, हम लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओपी, है ना, ओपी इक्वल्स टू ओपी। तो अगर ओपी बराबर ओपी होगा, इंप्लाइज दैट, ये देखिए आपसे क्या बोला गया, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूं। इफ ओ बी द ओरिजिन, आप लिख लीजिएगा लेट ओ बी द ओरिजिन, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है। देन मैं आपके लिए और सिंपल लिख दे रहा हूं, देन हम बात कर सकते हैं किसकी, आर की, किसकी बात कर सकते हैं, आर की। तो आर को आप थोड़ा सा और सिंपल ये भी लिख सकते हो पी क्यू, अगर आपने बोला कि वो ओरिजिन है, दैट मीन्स ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे पी क्यू, वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। ये चीज तो बोलिए, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने इसको और सिंपल करके लिख दिया, अगर मैं वो ओरिजिन मान लूं तो इन पॉइंट्स की दूरी ओरिजिन से, मतलब ओपी और ओक्यू क्या होंगे, बराबर, और अगर ओपी ओक्यू बराबर है तो ये हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। तो ओपी बराबर ओपी है, दैट मीन्स, दैट इंप्लाइज दैट कि पीपी हमारा किस में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आर में। तो आपने क्या दिखा दिया, 10 आपने ये दिखा दिया। अगर हम मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ आपके लिए, पीपी बिलोंग्स टू आर, लेकिन आगे से नहीं लिखूंगा, बस आपके लिए एक बार लिख दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं कई बार प्रीवियस लेक्चर में भी लिख चुका हूँ और फिर काफी टाइम लग जाता है। तो पीपी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, या आप डायरेक्ट लिख दो पीपी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू द सेट, और हमारा सेट क्या है, ए, ठीक है, पीपी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। चलिए अब आप सिमेट्रिक अपने से सोचिए कि सिमेट्रिक कैसे करोगे, है ना, सिमेट्रिक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे होगा। चलिए सिमेट्रिक देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले दो पॉइंट्स लेते हैं, लेट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द सेट ए सच दैट, हम मान लेते हैं कि पी क्यू हमारा आर में है, पी क्यू आर में है। अच्छा पी क्यू अगर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, पी क्यू हमारा आर में है, इसका मतलब दोनों की दूरी क्या है, बराबर। अगर पी क्यू आर में है इसका मतलब ओपी बराबर ओ क्यू, तो हम लिख सकते हैं ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू। अच्छा ओपी बराबर अगर ओ क्यू है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल्स टू ओपी। इसका मतलब अगर ओ क्यू बराबर ओपी आ गया, देखिए तो पी क्यू हमारा रिलेशन सेट में था, उसी तरीके से ओ क्यू बराबर अगर ओपी है इसका मतलब क्यूपी हमारा रिलेशन सेट में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्यूपी बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट। तो आपने क्या दिखा दिया, 10 आप ये लिखे चले थे, देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर implies that QP also belonging to R for every PQ belonging to the set, और सेट हमारा है A, सेट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, A, ठीक है। सो R is symmetric,
तो हमने सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं। सो ट्रांजिटिव कैसे स्टार्ट करोगे? ट्रांजिटिव कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे हम लोग 3 एलिमेंट्स लेंगे और यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब पॉइंट्स। लेट P, Q एंड R, ठीक है, बिलोंग्स टू द सेट A सच दैट, यहाँ हम लोग क्या लेके चलेंगे बताइए? बिल्कुल सही, PQ हमारा किस में है? R में, एंड QR भी हमारा किस में है? R में। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखिए R 2 बार आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम लोग ले लेते हैं PQS, ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? QS किस में बिलोंग कर रहा है? R, और R हमारा क्या है? रिलेशन सेट, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट अगर रिलेशन सेट में है, दैट मीन्स क्या होगा? इनकी दूरी ओरिजिन से सेम होगी, OP बराबर OQ होगा एंड OQ बराबर आपका OS होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब जरा बताइए हमें Q को हटाना, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में दिखाना है? P और S, किसके बीच में रिलेशन? P और S। तो OQ को हटाना है, तो सिंपल बात है, OQ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? ये देखिए OP, OQ की जगह क्या रख सकते हैं? OP, क्या रख दीजिए OP, तो OP बराबर क्या आ गया? OS, ठीक है। तो आपने क्या दिखा दिया? आपने ये दिखा दिया, या ऐसी कोई स्टेप और आगे लिख दीजिए, अगर OP OS के बराबर है, इसका मतलब PS हमारा किस में आ जाएगा? R में आ जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया? 10, आपने ये दिखा दिया, हम लेके चले थे ये PQ belongs to R and QS belongs to R, implies that PS किस में आ गया? R में आ गया। For every PQS belonging to the set, so R is transitive। तुम्हारा ये भी हो गया, R is transitive, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको देखते हैं कैसे करना है। अब उसकी लैंग्वेज को पहले आप समझिए, है तो बड़ा इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं उसमें, बस उसमें एक लैंग्वेज लिखी है, आपको उसको समझना है, उसको समझ गए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें ये बोला है ऐसे पॉइंट जो P से रिलेटेड हो, जहां पे P क्या है? P अदर देन ओरिजिन है, P ओरिजिन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जितने पॉइंट जो रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड मतलब उनकी दूरी ओरिजिन से सेम हो, ऐसे पॉइंट्स एक सर्किल से पास करेंगे, एक सर्किल से पास करेंगे जिसका पॉइंट P, जो पॉइंट P से पास करेगा वो सर्किल, और इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना, मतलब ये Q, ये जो इतने पॉइंट्स बच रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स क्या है? Q, ठीक है, Q है। अब एक चीज हम लोग उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं कि हमें क्या बोला गया है, जिसको समझते हुए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले P को हम लोग मान लेते हैं फिक्स पॉइंट, क्योंकि P को आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स, एक फिक्स पॉइंट है ये, क्योंकि बोला ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के अलावा कोई एक फिक्स पॉइंट है, क्योंकि उससे सर्किल क्या कर रहा है? पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को फिक्स कर दिया गया। तो हमें काम करते हैं, P को कोई फिक्स पॉइंट बोल लेते हैं, लेट P बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट कैसा होगा? लेट P बी ए फिक्स्ड पॉइंट, ये अदर देन ओरिजिन होगा, ध्यान रखिएगा, अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अब एक पॉइंट हम लोग Q ले लेते हैं, Q बी एनी पॉइंट, Q कोई भी पॉइंट हो सकता है, Q बी एनी पॉइंट, ठीक है। तो Q हमने कोई पॉइंट ले लिया। तो अब सुनिएगा, सच दैट हमें बोला है कि ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब सच दैट PQ क्या होगा? आपका R में होगा, PQ किस में होगा? R में होगा, क्योंकि रिलेटेड है ना, और PQ अगर रिलेटेड है R में, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा? OP इक्वल्स टू OQ, मतलब OP को OQ के बराबर होना पड़ेगा। मतलब Q ऐसे पॉइंट्स हैं, Q ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी दूरी, ध्यान सुनिएगा, जिनकी दूरी ओरिजिन से सेम है, जिनकी दूरी ओरिजिन से सेम है, प्लस साथ ही साथ उसकी जो दूरी है, ये पॉइंट OQ, ये पॉइंट OQ, ये जो दूरी है, डिस्टेंस, ये OP के बराबर है। देखिए OQ बराबर OP है, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, Q एक ऐसा पॉइंट है, Q एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी ओरिजिन से सेम है, और वो जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? OP के बराबर। तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं कि Q ऐसा मूव कर रहा है प्लेन में, Q मूव्स
इन अ प्लेन, एक प्लेन पे है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स किस पे, प्लेन पे, तो एक ऐसे प्लेन पे है जिस जो पॉइंट, वही पॉइंट जो क्यू है ऐसा मूव कर रहा है कि वो ओरिजिन से, एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से बराबर दूरी पे मेंटेन, देखिए ये बराबर दूरी बराबर दूरी बराबर दूरी, और वो जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर है, ओपी के बराबर। तो उसको लिख देते हैं क्यू मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance ठीक है, कहां से डिस्टेंस, ओरिजिन से, its distance from origin is fixed, ये क्या है, फिक्स है, ठीक है, एंड इक्वल टू किसके बराबर है, किसके बराबर है, ओपी के बराबर। अब आपकी बात समझनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे बताइए सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे इट इज द, आपने 11th क्लास पढ़ा होगा, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट का लोकस है, मतलब एक पाथ है जो पॉइंट चल के बनाएगा, और उसकी कंडीशन क्या है, इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, उसकी दूरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। फिर से अगर मैं एक पॉइंट को फिक्स कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, और मैं बोलूं कि अब एक पॉइंट को आप मूव कराइए सच दैट इसकी दूरी हमेशा इससे बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो ये जो मूव करेगा तो ये क्या बनाएगा, एक सर्किल ही तो बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एक सर्किल ही बनाएगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, समझिए मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, सो दैट आप कभी नहीं भूलें और इस क्वेश्चन को आप समझ पाए जो ये कहना चाह रहा है। सुनिए, अब मान लीजिए कि मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स है, ठीक, थोड़े से छोटे बन गए मिस्टर एक्स, बड़ा कर देता हूं क्योंकि बड़ा दिन आज इनकी लाइफ का। लीजिए ये रहे आपके मिस्टर एक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, मिस्टर एक्स, और ये है मिस्टर एक्स की होने वाली ब्राइड, ठीक है, होने वाली ब्राइड। अब सुनिए, अब इनसे बोला गया है कि आपको 7 फेरे लेने हैं, क्या लेने हैं, 7 फेरे, तो 7 फेरे किसके बीच में लेते हो, ये दोनों आपस में तो लेंगे, लेकिन किसको सेंटर मानते हुए लेते हैं, तो इसको कुछ अग्निकुंड समथिंग कुछ कहते हैं, जो भी मंडप बनता है उनका, है ना, इसको मान लेते हैं कुछ ये, है ना, तो इसके अराउंड लेंगे। तो एक बात बताइए, ये जब चक्कर काटेंगे, मतलब जो 7 फेरे अपने लेंगे, तो ये कैसे लेते हैं, अब ये जब आगे आगे मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 तो मूव करता नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे मूव करेगा, वो गोल गोल घूमता है, कैसे घूमता है, गोल गोल, और ये मान के चलता है कि हम बराबर दूरी को, डिस्टेंस को मेंटेन करके चले, किससे, इससे, समझ रहे हैं, और चूंकि ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, तो एक ये भी बराबर डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। फिर ये अगर थोड़ी देर बाद इधर आएगा तो वो थोड़ी देर बाद उधर चली जाएगी, ये थोड़ी देर बाद इधर आएगा तो ये इधर आ जाएंगी, और आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, ये सर्किल, जिसको आप गोला गोला बोलते हो, ये क्या बन जाता है, सर्किल। कुछ यही कहानी यहाँ पे भी हो रही है, देखिए सर्किल तो बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे जाए तो ये उधर चली जाए, है, उधर कूद के चली जाए, मंडप बाहर है, ऐसा नहीं होता, ये कैसे चलेंगी, इसी सर्किल में, इसके पीछे पीछे पीछे, तो जब ऐसे चलेगी तो क्या बन जाएगा, मेरी इसमें एक सर्किल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक सर्किल। तो एक लोकस है, एक पॉइंट का लोकस है जो पाथ मूव कर रहा है, सच दैट इसकी डिस्टेंस हमेशा एक यहाँ मंडप से जैसे फिक्स है ना, वैसे एक पॉइंट से फिक्स है, तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्किल। तो यहाँ पे भी कहानी यही है, ये है पॉइंट क्या, ये पॉइंट है पी, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पी, जो हमने बोला है, आप कह सकते हैं, देखिए मैंने लिखा है क्यू मूव्स इन अ प्लेन, ये रहा पी भी फिक्स पॉइंट, तो ये फिक्स पॉइंट आप ऐसे समझिए, और ये क्यू है, ठीक है, या इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। अब ये जब मूव करेंगे, समझिएगा, ये जब मूव करेंगे तो पीछे पीछे ये पॉइंट फिक्स है, तो यहाँ पे जितने और भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स आप ले लोगे, ये सारी वो कंडीशन होल्ड करेंगे कि ये एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे, ये पॉइंट भी बराबर दूरी पे है, ये पॉइंट बराबर दूरी, और ये दूरी किसके बराबर है, ओपी के बराबर। अगर इसको मैं वो बोल दूं तो ये जो क्यू अगर मूव कर रहा, मान लीजिए क्यू इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, क्यू मूवेबल पॉइंट है, कोई भी हो सकता है, तो जो लोकस होगा इसका, ये क्या बना देगा, साइकिल, तो एक सर्किल बना देगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको यही प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो लोकस बन रहा है एक सर्किल होगा, और वो ऑब्वियस है, वो सर्किल पी पॉइंट से पास करेगा, है ना, क्योंकि इसकी दूरी से बराबर होनी भाई, जितना ओ क्यू है भाई, अगर क्यू ये आ गया तो ओ क्यू ये हो गया, क्यू इधर आ गया तो ओ क्यू ये हो गया, क्यू इधर आ गया तो ओ क्यू ये हो गया, क्यू इधर आ गया तो ओ क्यू ये हो गया, और ओ क्यू ओपी के बराबर है,
तो इसका मतलब ये जो सर्किल बनेगा उसके सरकमफ्रेंस पे P होगा, ऑब्वियस है। तो ये चीज बस हमें लिख देनी है कि मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू OP। दैट मींस, अब समझिएगा ध्यान से, इंप्लाइज दैट जो इसका लोकस होगा, लोकस ऑफ Q, लोकस ऑफ Q इज अ सर्किल। ये क्या बनाएगा? इज अ सर्किल with center origin, with center O लिख देते हैं 0,0 एंड रेडियस, जिसका रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस इक्वल टू ओपी। और अगर रेडियस ओपी के बराबर है इसका मतलब P कहाँ है? इसके सरकमफ्रेंस। और ये बात आपकी ट्रू हो गई जो बोला था द पॉइंट्स, अब आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, हेंस द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू P is a circle with center O, मतलब with center O as origin and passing through the point P। तो ये आपका प्रूफ हो गया, देखिए है ना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? शो दैट द रिलेशन डिफाइंड इन अ सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। फिर एक रिलेशन दिया है, सेट A पे डिफाइन हुआ है, जहां पे A क्या है? A इट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स आपके बन सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स मींस आइसोसेलेस भी हो सकता है, स्केलिंग भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, एक्सक्यूज मी, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं उन सबका सेट ये ए। उसके बाद दिया है, हमने रिलेशन डिफाइन किया है R। अब रिलेशन सेट में कौन से ऑर्डर पे आएंगे? T1 T2 सच दैट T1 is similar to T2। उसके बाद दिया है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिल्कुल सिंपल है, जैसे भी आपने पहले वाला किया है बिल्कुल वैसा ही है, मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद बोला कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स। उसके बाद आपको 3 राइट ट्राइंगल्स दिया है। पहले ट्राइंगल में बोला है इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ दी गई है, पहले वाले की दी गई 3 4 5, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ दी गई है 5 12 13, थर्ड की दी गई है 6 8 10। और उसके बाद पूछा है विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 आर रिलेटेड। T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो बिल्कुल सिंपल है, कौन रिलेशन सेट में आएंगे? रिलेटेड मतलब T1 T2 से रिलेटेड है, कब होगा रिलेटेड? जब वो सिमिलर हो। तो अगर कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बाद में करते हैं, पहले अपने काम पे इक्विवेलेंस। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लैंग्वेज पता, सब कुछ पता, मैं आपको बस बता देता हूँ कि कैसे करोगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? हर एक टी इसमें आ जाए, तो हर एक टी, अगर हम लोग टी को ट्राइंगल बोलना है तो इस सेट का हर ट्राइंगल इसमें आ जाए, है ना, मतलब खुद से रिलेटेड हो। भाई अगर मैं टी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपको दिखाना क्या है? टी आर में आ जाए, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए। अब टी के आर में होगा, अब आर में कब आएगा? जब खुद से रिलेटेड हो। क्या कोई भी ट्राइंगल खुद से सिमिलर होता है? हाँ होता है। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी अगर ट्राइंगल है तो खुद के क्या होता है? सिमिलर। तो बस आपको ऐसे लिखना, सिंस टी इज सिमिलर टू टी तो देयरफॉर टी है ना, टी क्या आ जाएगा? आर में आ जाएगा। टी टिकट टेकन नहीं है, टी यहाँ पे क्या है? ट्राइंगल है। जस्ट और फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू ए, तो आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सिमेट्रिसिटी के लिए क्या दिखाओगे? सिमेट्रिसिटी के लिए हम लोग दिखाएंगे, लेके चलेंगे क्या? T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, और ये इंप्लाई कर देगा आसानी से कि T2 T1 के सिमिलर है। और अगर T2 T1 के सिमिलर है इसका मतलब T2 T1 R में आ जाएगा, है ना। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या दिखाओगे? रिफ्लेक्सिविटी हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं ट्रांजिटिविटी। इसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे? इसके लिए हम लोग ये दिखाएंगे कि लेके क्या चलेंगे? T1 T2 के सिमिलर है एंड T2 T3 के सिमिलर है। तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लाई कर देगा, आप खुद सोचिए, T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, इसका मतलब T1 किसके सिमिलर हो जाएगा? T3 के। और T1 T3 हमारा किसमें आ जाएगा? R में। तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब बस हम लोग इसको लिख देते हैं, जिसका सेकंड पार्ट था। इसका मतलब इक्विवेलेंस प्रूफ करना तो बड़ा इजी है, वो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने काम पे, जो हमको इसको सेकंड पार्ट बोला गया है, दैट इज इसमें से कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब पहले आप मुझे ये बताइए, कब हम लोग 2 ट्राइंगल को सिमिलर बोलते हैं? सो डियर, 2 ट्राइंगल हम लोग सिमिलर तब बोलते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? सेम। जैसे अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक ट्राइंगल हमारा ये है, ठीक, इसको हम बोल देते हैं A B C, इसको हम बोल देते हैं P Q R।
तो ये सिमिलर तब होगा, सुनिएगा, ये तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के हो जाए, और एंगल सी किसके बराबर हो जाए, एंगल आर के। साथ ही साथ, अब वो अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, सेम। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, मतलब ए बी ओवर पी क्यू इज सेम एज बी सी ओवर क्यू आर इज सेम एज ए सी ओवर पी आर, है ना। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तो आप बोल सकते हो दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बस देखना है कि अब यहाँ पे एंगल की बात तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दिखा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अब देखिए इनमें से कौन से दो ट्राइंगल है जिनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या सेम, चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 3/5, क्या 3, अगर मैं T1 और T2 को लेता हूँ एक साथ, इसको लेता हूँ T1 और T2 को, जरा लीजिए T1 T2 को, तो जरा बताइए 3/5 क्या 4/12 के बराबर होता है, कभी नहीं, है ना। ये कितना आएगा 1/3 आएगा, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो इसके सिमिलर नहीं है। क्या T2 T3 हो सकता है, देखिए 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8, ये भी नहीं है। लेकिन जरा T1 T3 देखिए, T1 T3 का अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 3/6, उधर क्या मिलेगा 4/8, और उधर क्या मिलेगा 5/10, ये सब किसके बराबर है 1/2 के। इसका मतलब इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे, दैट मींस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो बस हम लोग को लैंग्वेज में लिख देना, चलिए लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल, जो दिख रहा है वही लिख दीजिए। सिंस, जो हमें दिखा, सिंस हमें दिखा ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके किसके, ऑफ ट्राइंगल्स T1 T2, of triangles T1 and T3 are equal and their ratios of corresponding sides, ratios of corresponding sides, इनके corresponding sides का क्या रेशियो are equal, देखिए, and their ratios of corresponding sides are इक्वल, ठीक है। इसी को प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं कि दे आर प्रोपोर्शनल, और इक्वल भी आप बोल सकते हो क्योंकि आप रेशियो ले रहे हो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का, ये सब क्या है, बराबर। दैट इज, मैं इसको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, दैट इज 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10, है ना। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T3, और ट्राइंगल T1 अगर ट्राइंगल T3, मतलब इसी को हमने ट्राइंगल बोला है, दो ट्राइंगल आपस में अगर सिमिलर है, ये देखिए अगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये कहाँ आ जाएंगे, हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। इंप्लाइज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो आपका आंसर क्या होगा, T1 T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, जो हमारा रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है। अब सेट ए क्या है, आइए देखते हैं। सेट ए है हमारा सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है। जितने भी पॉलीगॉन्स बनेंगे, मींस ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब इसके अंदर है, ठीक है, इस सेट के अंदर है। और रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन किया गया, रिलेशन सेट हमारा डिफाइन किया गया है P1 P2, क्या बोला गया है, P1 P2, मतलब ऐसे दो पॉलीगॉन इसमें आ जाएंगे such that P1 and P2 have same number of sides, मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे दो पॉलीगॉन अगर उनके साइड सेम है, मतलब 3 है, तो जितने भी ट्राइंगल है वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे स्क्वायर हैं, जितने भी टाइप के स्क्वायर बनेंगे वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे आप कह सकते हैं 5 साइड वाले, मतलब पेंटागन, ये आपस में क्या रिलेटेड होंगे, देखिए ये बोला P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई भी, जैसे अगर आपने 2 स्क्वायर ले लिया, 4 साइड है ना, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, और ये भी आपस में रिलेटेड है, और बड़ा स्क्वायर कर लीजिए तो ये दोनों, ये सब आपस में रिलेटेड है ना।
क्योंकि इनके पास सेम नंबर ऑफ साइड है। लेंथ से कोई मतलब नहीं, लेंथ बड़ी छोटी, क्या देखना है, 4 साइड्स। तो 4 साइड, ये भी 4 साइड, मतलब ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, ये इससे भी रिलेटेड है और ये इससे भी रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या प्रूव करके दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इसमें बोला है माय डियर स्टूडेंट, इसमें बोला है कि are related to the right, what is the set of all elements in A related to the right angle triangle। आपको वो सब एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स बताने हैं जो इसके साथ रिलेटेड है, जो ट्राइंगल से रिलेटेड है टी, विद साइड्स, उसकी साइड्स दी गई है, विद साइड्स, ठीक है। ये आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड ले ले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। तो बोला क्या गया है कि पहले तो आप इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए कि कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस। कैसा होगा, इक्विवेलेंस। अच्छा, दूसरा क्या बोला गया, आप ये दिखा दीजिए कि ऐसे जितने भी पॉलीगन्स होंगे जो इससे रिलेटेड हो, जो ट्राइंगल से रिलेटेड हो, ये सारे पॉलीगॉन्स कौन से होंगे, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉलीगन्स, यहाँ पे मतलब एलिमेंट्स, अब हम पॉइंट तो उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पॉलीगन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स है, मतलब सेट ऑफ दोस एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू टी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अब पहला वाला फिर बड़ा इजी है, कैसे, अभी आप बताइए, अगर मैं बोलूं P, ध्यान से समझिएगा, P एंड P, और P यहाँ पे क्या है, फिर से पॉइंट नहीं है, ये क्या है, इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट कैसे, पॉलीगॉन, इट मे बी ट्राइंगल, मे बी स्क्वायर, मे बी पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। तो P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ऐसा बोलना कोई गड़बड़ नहीं, अगर ट्राइंगल तो ट्राइंगल के पास सेम साइड होगी, है ना, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर के पास सेम साइड होगी। दैट मींस ये क्या दिखा देगा कि PP किस में आ जाएगा, PP हमारा R में आ जाएगा, अगर R में आ गया तो फॉर एवरी P है बिलोंगिंग टू द सेट, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। अगर सिमेट्री की बात करोगे तो क्या आप लेके चलोगे, बिल्कुल सही, आप बोलोगे P1 जो है वो रिलेटेड है किससे, P2 से। दैट मींस P1 एंड P2 हैव same number of sides, have same number of sides, तो implies that, अब आप लिख सकते हो, इसको उल्टा कर दो, P2 and P1 have same number of sides। अब आप खुद बताइए, P1 P2 R में है, इसका मतलब P2 P1 भी किस में आ गया है, R में, इसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। और इस तरह आप सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिविटी भी इसकी कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया था, ठीक है। सो दैट पॉलीगॉन वाला भी इसी तरीके से, इसके पहले वाला जो था वो भी इसी तरीके का था, है ना। चलिए, अब इसको देखते हैं। तो ये बस आपको थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए बोल दिया है, लेंथ दे दिया है, लेंथ का कोई यूज नहीं, ये अगर 3 4 5 होता, कुछ भी होता, इट मे बी 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, है ना, 24 25 7 हो जाए, मतलब कुछ भी होता, 7 24 25 हो जाता, कुछ भी हो जाता। एक्चुअली में यह है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ना हमें साइड से मतलब है, ना किस टाइप का ट्राइंगल उससे मतलब, बस मतलब किससे, नंबर ऑफ साइड से। तो ऐसे जितने, सुनिएगा, आपको वो एलिमेंट्स बताने हैं जो इससे रिलेटेड हो, और इससे वो एलिमेंट रिलेटेड होंगे जिनके साइड्स इसके बराबर होंगे। तो इसके पास कितने साइड्स हैं, अरे यार राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे जो भी हो, टाइम पास साइड कितनी होती है, 3, कितनी होती है, 3। तो इसका मतलब इसके साथ कौन से एलिमेंट रिलेटेड होंगे, जिनके पास 3 साइड्स होंगे, और 3 साइड्स किसके पास होता है, ट्राइंगल। तुम्हारा आंसर क्या होगा, द आंसर इज ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, बस खत्म, ऑल ट्राइंगल्स आर रिलेटेड टू टी, आर रिलेटेड टू टी। ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्राइंगल्स होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, जो इसके साथ रिलेटेड होंगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि टी क्या है, एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और साइड से मैंने बताया ना, इट डजंट मैटर, कोई भी लेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ऐसे एलिमेंट बताइए जो इसके साथ रिलेटेड है, तो कौन रिलेटेड होंगे, जिनकी साइड इसके बराबर। तो ये ट्राइंगल है, तो जितने भी ट्राइंगल होंगे उसके साथ रिलेटेड होंगे। तुम क्या लिख सकते हैं आंसर में, ऑल ट्राइंगल्स आर रिलेटेड टू टी, ठीक है, अंडर रिलेशन आर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। हमने माना है कि एल हमारा एक सेट है, जो क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है,
ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन एक्स वाई प्लेन, एंड आर बी द रिलेशन इन एल। तो और जो हमारा आर रिलेशन है वो एल से एल पे गया है। तो एक रूल होगा, उसको डिफाइन कैसे किया हमने, एस आर इक्वल्स टू ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो ये तो हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है कि L1 अगर L2 के पैरेलल है तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, मानते हैं। तो उस कंडीशन से क्या हो गया, उस रीजन से आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्री में क्या, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। तो बात समझ आएगी नहीं, तो इसमें ये मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव L1 अगर L2 के पैरेलल है, L1 ये देखिए ये L1 लाइन, ये L2 लाइन है, तो L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों भी आपस में L1 L3 पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तो आप कर लोगे। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप दिखा लोगे। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है, वो वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस। कौन सी लाइंस, रिलेटेड टू द लाइन, रिलेटेड टू the line y equals to 2x plus 4, y equals to 2x plus 4। सो आपको ऐसी लाइंस बतानी है, सेट ऑफ, देखिए ऑल लाइंस, ऐसी लाइंस बतानी है जो इसके साथ रिलेटेड हो। अब देखो बताइए रिलेटेड मतलब क्या, जो इसको फॉलो करे। भाई जो रिलेटेड मतलब है कि यहाँ पे वो लाइंस बताइए जो इस वाली लाइन, इसको अगर मैं एल बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, इसके साथ रिलेटेड, रिलेटेड मतलब हमारे रिलेशन सेट में आए, उसके साथ ऑर्डर पेयर बना है। अगर मैं इसको L3 नाम दे दूं या L दे दूं सिंपल, तो L के साथ कौन कौन से हैं, जैसे L1 है कि नहीं, L2 है कि नहीं, L3 है कि नहीं, तो जितने हैं ये सब, जितने भी ऑर्डर पेयर सब इसमें आ जाएंगे। रिलेटेड मतलब यही तो होता है कि ये ऐसी लाइन जो इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाए, इस लाइन के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, तभी तो हमारे रिलेशन सेट में आएगी। तो अब जरा आपको ये सोचना पड़ेगा। पहले एक बात बताइए, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको जरा मैं अगर कंपेयर करूं किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर हमें मिल जाएगा 2, c बराबर क्या मिल जाएगा 4। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं रफली, तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, इसका स्लोप 2 है, 2 है मतलब 45 से ज्यादा ही है, क्योंकि टाइम 45 1 होता है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या दिया गया कि c 4 है, तो ये कुछ लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, जिसका ये जो इंटरसेप्ट दिया, y इंटरसेप्ट, वो कितना दिया गया, 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 है ना, और साथ ही साथ इसका जो स्लोप दिया है वो कितना दिया है, 2। तो एक बात बताइए, ये ऐसी लाइंस, ऐसी लाइन जो साथ ऑर्डर पेयर बनाए, तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए उसको इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, और वो कंडीशन क्या है, पैरेलल। क्या है, पैरेलल, मतलब एक ऐसी लाइन, सुनिएगा, एक ऐसी लाइन जो इसके पैरेलल हो, वह इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगी, और ऑर्डर पेयर बनाएगी तो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगी, रिलेशन सेट में आ जाएगी तो उसके साथ रिलेटेड। तो अब ऐसी लाइन ढूंढिए जो इसके पैरेलल है, तो बड़ी आसान है, ऐसे एक नहीं, ऐसे इनफिनाइट लाइंस मिलेगी। कैसे, देखिए, कोई भी दो लाइन पैरेलल होने का मतलब होता है कि उनके स्लोप बराबर हो। कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब उनके स्लोप बराबर हो। तो इसका मतलब स्लोप को यही रखिए और ये देखिए, मतलब स्लोप इतना ही होना चाहिए। और देखिए एक लाइन में ये निकाल देता हूँ, एक ओरिजिन से भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, देख रहे हैं, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है। तो ये इस वाली लाइन, ये तो हमारी ओरिजिनल लाइन थी यार, जो आपको दिख रही है, ये मैं उसको डार्क कर दे रहा हूँ, है ना, जो हमारी y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ऐसी सभी लाइन, ये देखिए, इसको अगर मैं बोल दूं L1 L2 L3, तो ये सब इस लाइन के पैरेलल होंगे, ये सारी लाइन इस लाइन के पैरेलल। क्यों, क्योंकि इनका स्लोप क्या है, सेम, इनका स्लोप क्या है, सेम। तो दो लाइन का अगर स्लोप सेम होता है तभी वो क्या होती है, आपस में पैरेलल। और हमें इन्हीं पैरेलल लाइंस का क्या चाहिए, सेट, क्योंकि ये सब इसके साथ रिलेटेड होंगे। जो जो लाइन इसके साथ पैरेलल है, ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगी। तो इसका मतलब, अच्छा, इसमें चेंज क्या हो रहा है, स्लोप तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, तो अगर आप चेंज देखेंगे तो y इंटरसेप्ट, यहाँ पे अगर आप देखिए y इंटरसेप्ट 4 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे y इंटरसेप्ट देखिए और बढ़ गया, और ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा ना, ये देखिए इतना बड़ा, इसमें y इंटरसेप्ट देखिए नीचे नेगेटिव हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा c। तो हमारा आंसर क्या होगा, चलिए देखिए, all the lines which are parallel to, take all the lines which are parallel to किसके, y equals to 2x plus 4, ठीक है। all the lines आप लिख भी सकते हो of the form, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप कर देते हैं, of the form
देखिए लाइंस पैरेलल है तो उसका क्या नहीं चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप सेम होगा। ऑफ द फॉर्म लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, जहां पे c क्या होगा, रियल नंबर, c हमारा क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसी सभी लाइन जिसके पैरेलल है ये क्या होंगी, रिलेटेड होंगी, आर रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर है y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। ऐसी जितनी भी लाइंस का सेट बनेगा वो सब इससे रिलेटेड होंगे। और ये आपका क्वेश्चन था, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, ऐसी कौन से सेट ऑफ लाइंस बनेंगी जो इससे रिलेटेड हो, तो ये यहाँ पे सी रियल नंबर, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देखिए 15 में क्या दिया है, 15 में बोला है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट, एक सेट ए दिया है, वो है आपका 1 2 3 4, ठीक है। और आपको जो रिलेशन सेट दिया गया, रिलेशन सेट आपका दिया गया है 1 2 2 2 then 1 1 then 1 4 then 4 4, सॉरी ये आपका 4 4 दिया है। उसके बाद आपका बोला है 4 4 के बाद 1 3 and then 3 3 and 3 2, ठीक है। और उसके बाद बोला चूज द करेक्ट आंसर, इसमें बोला रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब ढेर सारे ऑप्शन दिए। तो हम पूरा ही चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं, तो हम फिर अपना ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव है, तो देखिए हमारा सेट ये है तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, 4 4 है, 2 2 भी है ना, और 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अच्छा क्या सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक आइए चेक करते हैं। 1 2 है तो 2 1 है हमारे पास, तो आंसर है 1 2 तो है, लेकिन 2 1 हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं। अच्छा क्या ट्रांजिटिव है, आइए चेक करते हैं। तो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए है। अच्छा 2 से और कोई रिलेटेड है, 2 से कोई रिलेटेड नहीं है। 2 2 है, 2 से कोई रिलेटेड है, 2 से कोई रिलेटेड नहीं है। 1 1 4 4 तो ऑलवेज होगा। 1 3 3 3 तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 है। 1 3 3 2 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट आर बी द सेट इन द सेट एन मतलब नेचुरल नंबर्स। तो हमारा आर एक रिलेशन दिया है, कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक, गिवन बाय, और आर हमें डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6, b is greater than 6। और उसके बाद तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक आपका दिया 2 4 बिलोंग्स टू आर, बी ऑप्शन आपका दिया है 3 8 बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन आपका दिया है 6 8 बिलोंग्स टू आर, और हमारा ऑप्शन डी दिया है दिस इज 8 7 बिलोंग टू आर। तो चलिए चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए अब यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या होगा, आप ऑप्शन से मिलाएंगे, इसको चेक करेंगे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सिंपल सी बात है, ऑर्डर पेयर है, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर हम लोग नहीं निकालेंगे, नेचुरल नंबर है ना, तो इनफिनाइट सेट है, लेकिन एक कंडीशन मिली है कि बी ग्रेटर देन 6। तो अब बी ग्रेटर देन 6 है तो 6 से बड़ा अगर, तो यहाँ पे इनफिनाइट आएंगे, है ना, क्योंकि 6 से बड़ा आप लेते जाओगे आपको मिलता जाएगा। ए पे तो कोई कंडीशन दी नहीं गई है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर इनफिनाइट, तो हम सारे बना के नहीं देखेंगे, हम बस क्या चेक करेंगे, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप ऑप्शन रख के चेक कीजिए। तो पहले इसको चेक करते हैं, 2 4 ये हमारा ए है, ये बी है, a बराबर 2 है, ये b, और ये आपका a, तो जरा रख के चेक कीजिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे आर में आ जाएगा। तो कंडीशन है a इक्वल्स टू b माइनस 2, जरा b की जगह रखिए क्या 4, 4 में से 2 गए, इधर आ गया 2, a की जगह कितना है 2, अरे वाह 2 बराबर 2 हो गया है। तो देखिए लालच तो लग रही है कि अरे भैया ये टिक मार दे और आंसर आ गया, तो भैया ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन और लिखी है, वो ये है b इज ग्रेटर देन 6, b 6 से बड़ा भी होना चाहिए। ध्यान देखिए जब भी आप पढ़ें क्वेश्चन को, जब भी आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें, देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं, हर एक टर्म की मीनिंग होती है। तो उसने बोला b ग्रेटर देन 6, यहाँ पे b 6 से बड़ा नहीं है, ये तो 4 है ना, 4 6 से छोटा होता है, इसका मतलब इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे, इसको तो चेक ही करना पाप है, क्योंकि b क्या बोला ग्रेटर देन 6, तो हम चेक किसको करेंगे 8, क्योंकि 6 से बड़ा 8, 6 से बड़ा 7, केवल इन 3 ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए इसको जरा चेक करते हैं, तो जरा यहाँ पे रखिए 8 माइनस 2 कितना होता है 6, और a हमारे पास कितना है 3, क्या 3 6 के बराबर होता है, आंसर नहीं, तो ये भी नहीं होगा।
अच्छा, इसको जरा चेक करते हैं। तो यहाँ जरा रखिए 8 - 2 विच इज इक्वल टू 6 और a हमारा कितना है 6 है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी आप लोग देखें तो क्वेश्चन को पूरा देखें, हर एक टर्म की मीनिंग समझे, नहीं तो आप जल्दबाजी में गलत लगा देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.